बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद मुतफ़क़ा तौर पर करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं और हुकूमत के खिलाफ अब नजर आ रहा है कि मुश्तरका तौर पर एक हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। लेकिन सवाल ये है कि या ये जो इत्तेहाद तरतीब पाया है ये मुल्क को, पाकिस्तान को बहरान से बाहर निकाल पाएगा, इसके ऊपर ज़रा मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त हर जुबान ज़द-ए-आम पर है कि तफ्तीश का जो अमल है वो सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तक ही नहीं बल्कि कई और भी लोग हैं जिन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अब देखना यह है कि किसने किसके लिए क्या सहूलतकारी की, किसका किससे कितना गहरा ताल्लुक रहा। बहुत ही खास और अंदरूनी किस्म की मालूमात आमिर साहब के पास मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम मुकाबिल के बिल्कुल आगाज़ पे, उनके तज्ज़िये के आगाज़ पे आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला वो हमारा सोशल मीडिया का नेटवर्क है कि सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर स्लो नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के ऐप्स देखें तो वो भी डाउन जा रही हैं। $500 मिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है। लाखों अफराद पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हो चुके हैं। मगर शाबाशी है कि हमारे वज़ीर IT और PTA दोनों ही ला इल्म है इस पूरी सूरत हाल से। और आमिर साहब, जैसे मैंने ये बात की, खास मालूमात हैं आपके पास, खास किस्म की खबरें हैं, वो जरा आगाज में हमें बताएं क्या जी है? मैं आजकल सारी खबरों का महवर साकिब नसार साहब के मुतालिक उन्होंने जो है इसकी वो दी है, कॉन्ट्रडिक्शन किया है इसको कि वो गिरफ्तार नहीं है। उन्होंने लंदन से बयान दिया कि मैं तो लंदन में बैठा हुआ हूँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मगर मैं ये खबर दे देता हूँ कि उनके ऊपर तफ्तीश जारी है और वो तफ्तीश भी जो उनके मुतल्लिक है वो ये टॉप सिटी के मालिक मोईज़ खान के हवाले से है कि जब इनके ऊपर ये पकड़ा गया और उसके बाद ये अदालत के छूट गए, फिर एक कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई तो जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब नसार ने इनको अपनी चेम्बर्स में बुलाया। अच्छा, इस तरह का जो ज़ाती नौयत का जो दवाइयों से रिलेटेड कोई और इस तरह के जो मामलात होते थे वो उनको अपने चेम्बर के अंदर उनके मामलात निपटाते थे। ये बहुत उनका एक आम रिवाज था कि किसी को डांट डपटना होता था, जो कानून से मैं समझता हूँ एक होता है तरीकाकार, मगर बालातर जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर उनके चेम्बर में होती थी। और इनको बुलाया गया, ये मैं इसके गवाह भी मौजूद हैं, मैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो मैं वो हाजिर भी कर दूंगा। वैसे तो ये मोईज़ अहमद खान ने ये अपनी ये उन्होंने लिख के भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। उनको बुलाया गया और उनको खड़ा रखा गया, कुर्सी नहीं दी गई और डराया धमकाया गया, बहुत बदतमीज़ी की गई कि मैं आपको FIA के में जमा करा दूंगा, नैब में करा दूंगा, अंदर करा दूंगा, समझते क्या आप अपने आप को ये वो, तो आपने क्या ये वो। उन्होंने कहा जनाब मैंने ये कानूनी तौर पे जो है, ज़ाहिर है अगर उन्होंने कानूनी तौर पे ये मामला ना किए होते तो जितनी उनकी दूरबीन से छानबीन की गई तो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते, वो नहीं कुछ निकला, इसलिए वो अदालतों से सुरखरू हुए। उनके जनाब ये आपकी अदालतों के अंदर जो है ना, मैं ही एप्लीकेंट हूँ, मैं ही गया हूं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ हुआ है, तो मैं तो विक्टिम हूं, आप मुझे बुला के धमका रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने सारे ये जो केसेस हैं डराने के लिए मैं अपने पास बुला लेता हूं, ये बिल्कुल जो है वो ये बिल्कुल बुला लें तो कानून के मुताबिक ही करना होगा। तो वो जब नहीं दबे, उनको दबाने के कोशिश की गई कि वो भाग जाएं और फिर आपने क्या करना है, फिर वो ये बाकायदा उनके ऊपर जो है ये जस्टिस साकिब नसार साहब ने ये किया। फिर बशीर मेमन साहब जो उस वक्त DG FIA थे और इस बात के गवाह हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि इनको चेक करें जो इनके खिलाफ एप्लीकेशनें हैं। तो उन्होंने जो तफ्तीश की, जो मेरी इतला है, जो कि मैंने कन्फर्म भी की है, उन्होंने कहा जनाब कि ये ठीक कह रहे हैं, इनकी तमाम जो कागजात हैं वो प्रॉपर हैं, कानूनी हैं। तो उसके बाद फिर वो कुछ कर नहीं सके। मगर तफ्तीश ये हो रही है कि साकिब नसार साहब ने ये जो इनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वो पहले ही जनरल फैज़ की तरफ से उनके घर के ऊपर जो है 400 तोले सोना गया, उनके करोड़ों के वो गए, जवाहरात गए, घड़ियाँ गई और उनके घर के बाहर आपस में बंदर बांट की जा रही थी नीचे। वो CCTV कैमरा में के अंदर वो शायद मौजूद हैं, उनके दफ्तर के ऊपर भी रेंजर्स के जरिए अल्लाह बोला गया। तो वो क्योंकि वहाँ से प्रेशर आ रहा था तो इस बात की तफ्तीश हो रही है कि साकिब नसार भी जो ये कर रहे थे तो क्या उसी प्लॉट का हिस्सा थे। सो ये तफ्तीश हो रही है, वो
इस मुल्क से बाहर है, गिरफ्तार बिल्कुल वो नहीं है, मगर ये तफ्तीश उनके ऊपर हो रही है। तो ये एक वो शामिल तफ्तीश हैं या सिर्फ तफ्तीश का अमल? तफ्तीश अभी ये हो रही है, वो उनको जब वो आएंगे या वो होगा तो मेरा ख्याल है शायद इस बात का इम्कान है कि शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा था, कौन उनको कह रहा था कि ये आउट ऑफ द वे जाके अपने चेंबर के अंदर किसकी ये वहां पे वो डरा धमका रहे थे। सही है, ठीक और है। ये क्या तरीकाकार था। अच्छा, एक डर तो और भी आमिर साहब बहुत ज्यादा हो गया, वो ये डर है कि तमाम ओपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो उन्होंने इकट्ठ कर लिया है और इकट्ठ का मकसद उनका ये है कि मुल्क को बहरान से निकालना है। इस वक्त उस इकट्ठ को करवाने के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी जा रही है साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। बहुत अच्छी बात है, मैं दुरानी साहब से इसका ओपिनियन लूंगा। मैं सिर्फ 2-3 मिनट दुरानी साहब की इजाजत से, इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जो ISPR के अंदर वो अडियाला जेल के हवाले से है कि वहाँ महीना पहले सुप्रिटेंडेंट साहब और 1-2 और ऑफिशियल्स जो हैं उनको मोहम्मद अकरम साहब उनको सस्पेंड कर दिया गया था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान के साथ सियासी लोगों का और जनरल फैज़ के भी राब्ते करवा रहे थे। और मेरी इत्तलाएं ये हैं कि गालबन वो जब जाते थे जेल से को अदालत में तो उस वक्त ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साथ होते थे, तो उस दौरान में ये पैगाम रसानी की जाती थी। तो ये तफ्तीश का दूसरा पहलू है जिसके अंदर वो जारी है कि बाकी उसका तीसरा पहलू कि 9 मई में जब वो शवाहिद आएंगे कि क्या ताने बाने निकलते हैं वो एक अलग बात है। पर बात ये है जो बुनियादी तार जो मैं दुरानी साहब से बाद में पूछना चाहूँगा वो ये है कि अभी जनरल फैज़ जो है ना एक फैशन बन गया है कि जब ताकत में लोग होते हैं कोई डर के मारे उनके खिलाफ बात नहीं करता। और अभी जिस तरीके से नून लीग की मैं सुन रहा हूँ और पीपल्स पार्टी की भी आ रही हैं, अपने दौर में उनके पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे और हर कोई कोशिश करता था उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखने की और वो राब्ते में थे। नून लीग भी जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने इकरार किया है कि उनको भी 2019 तक में भी ऑफर की गई थी हुकूमत हटाने की और उनके भी राब्ते आखिरी वक्त तक मैंने ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी एक साथी हैं जो कि लाला मूसा से ताल्लुक़ है, उनके थ्रू एक मिस्री भिजवाया गया था लंदन में कि हमारी तरफ भी गौर करें जनरल फैज़ को लगवाने की। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ये इकरार कर रहे थे कि जब एक्सटेंशन का नहीं हुआ तो उनका जी चंद महीने की एक्सटेंशन कर दें ताकि जब तक उनकी सीनियरिटी जनरल फैज़ की आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हुई थी। तो बुनियादी बात यह है कि सारी ही पार्टियां, सिर्फ PTI नहीं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी अपने दौर में उनके साथ ताल्लुक़ में रहती थी। तो अभी मैं समझता हूँ दुरानी साहब कि इसके ऊपर जो मैंने इतना तबसरा किया है, खबरें भी 1-2 शेयर की हैं, आपका एक तो तबसरा चाहिए। मज़ीद ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि मैं समझ रही हूँ ये मिसाल बन रही है कि सियासत में इस तरह की मुदाखलत का एहतसाब हो रहा है और ये बड़ी अच्छी रवायत कायम हो रही है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, बिल्कुल बैन ही मैं यही अभी कुछ अर्सा कुछ सुबह से मैंने 2-3 दफ़ा ये कहा भी है और मैं आपकी खिदमत में भी यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक इदारा है, वो इदारा एक राइट डायरेक्शन में अपने कानूनी ज़ाब्तों के तहत अपने एक इंतहाई अहम आदमी के बारे में एक इंक्वायरी का प्रोसेस कर रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कर रहा है, जो किसी भी इदारे के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा कुछ आइंद बात और क्या हो सकती है? और ये जब अगर और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, आप तो इसके गवाह हैं, हमने भी 20 ऐसे केसेस देखे हैं माजी में भी। इसी इदारे ने अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी की है, बड़े बड़े लोगों के कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं, कुछ बच भी गए होंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है इसी इदारे में। आप दरमियान में ये कोशिश भी कर रहे थे और ये उम्मीद लगाए भी बैठे थे कि मामलात का हल निकलेगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, जो कि बड़ा ज़रूरी है। मगर अभी जो हालात लगते हैं पिछले 1-2 हफ्ते में कि पकड़ धकड़ जो है मुझे लगता है वो बढ़ गई है और ये इशारे आ रहे हैं और आ चुके हैं कि नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा सख्ती आने वाली है मज़ीद और भी बेताशा लोगों को पकड़ धकड़ की जाएगी।
तो ये तो जो पहले एक तासुर था कि कहीं ना कुछ बातचीत हो रही है, वो तो बिल्कुल मादूम हो गए हैं उसके इम्कानात। सर देखें, मादूम से ही मतलब वो जाहिर होते हैं और जाहिर से ही मादूम होते हैं। मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट है पब्लिक ओपिनियन। अगर इनके किसी इकदाम की वजह से पब्लिक ओपिनियन में फ़र्क आ रहा होता तो मैं कहता हर चीज़ मादूम हो जाएगी। इनका हर इकदाम जो है वो पब्लिक ओपिनियन को फर्दर एक डायरेक्शन के अंदर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं सियासत को समझता हूँ और सियासी जो डायनेमिक्स होती हैं मैं उनको भी समझता हूँ। मतलब मैं सियासत को ज़रगरी समझता हूँ, सोने का काम है। इस लिहाज से ये जितना भी इकदामात हैं, इनके नतीजे में अगर कोई फ़र्द अनपॉपुलर हो रहा होता तो मैं कहता कि जी नुकसान अब शुरू हो गया। मैं तो समझ रहा हूँ कि हर इकदाम जो है वो मज़ीद पॉपुलैरिटी को इजाफे का बात बन रहा है और हर इकदाम जो है वो हुक्मरानों की कमज़ोरी का सबब बन रहा है, और हुक्मरानों की कमज़ोरी ही है जो उन्हें इस चीज़ पे मजबूर कर रही है कि मुल्क के वो इदारे जिनके ज़िम्मे मुल्क की सिक्योरिटी है, मुल्क का दिफा है, जिसमें हमारे बच्चे अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, उन इदारों को सियासत के अंदर ना लपेटा जाए, उनको सियासत के अंदर ना घसीटा जाए। मैं घसीटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि इन्होंने पिछले 54 साल के अंदर हमेशा हमारे मुल्क के जो काबिल एहतराम इदारे हैं उनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करके उनकी हैसियत और इज़्ज़त के अंदर कमी की है। इन्होंने उनके अफराद को अपने साथ बिजनेस मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व किया है। ये दुरानी साहब, ये आपका ख्याल है कि पब्लिक ओपिनियन के अंदर जो है कोई तब्दीली नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, मगर वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि इस पब्लिक ओपिनियन को बदल लिया जाएगा, और उसका तरीका वो है कि मीडिया पे एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई नया कानून ले आते हैं। पंजाब में बहुत केसेस ला रहे हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ इशारे आते रहते हैं कि यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो इस तरह की जो है इनडायरेक्टली धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी 4 एंकर 6 एंकर जो है इनको नौकरियों से फारिग करवा दिया जाएगा। फिर जो है इस तरह की कतगने और ये जो फायरवॉल्स और हर चीज़ जकड़ बकड़ जो है कि इसके ज़रिए डरा धमका के जो है ये बयानियाँ जो है वो पब्लिक ओपिनियन ठीक हो जाएगा। आमिर साहब, फायर वॉल का आपने नाम ले लिया। हमारे तो आसपास हम जहाँ देखते हैं फायर लगी हुई है, हर आदमी की रोजगार। आजकल तो बच्चों की, छोटे लोगों की, गरीबों ने अपने रोजगार के मुतबादिल इंतजामात काम पैदा कर लिए थे। हमारे आसपास जितने मजदूर थे, जितने मिस्त्री थे जो काम करते थे, वो सब चीज़ें जो हैं वो नेट के ऊपर करते थे। उनके मैं आया हूँ सुबह घर तो मैंने उनकी जो हालत देखी है, और मुल्क से बाहर इतने लाखों पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, उनके बच्चे उनसे फ्री में कम कीमत के ऊपर इंटरनेट के ऊपर बात कर लेते थे। मतलब ये है कि ये हुए हम दुरानी साहब, हम पूरा एक सेगमेंट इसके बाद उस पर ही कर रहे हैं कि $500 मिलियन का नुकसान ये गवर्नमेंट खुद मान रही है कि ये 2-4 हफ्तों में हो चुका है। ये गवर्नमेंट के अपने अल्फाज हैं, और दुनिया में तीसरे नंबर पे, मुझे नहीं था पता कि हम ये इसके सर्विसेज में जो इंटरनेट से रिलेटेड है पैसा कमाना शुरू हो गए थे हमारे बेरोजगार बच्चे, वो पूरा सेगमेंट कर रहे हैं। मगर ये समझ रहे हैं कि ये कदरे लगा के ये 8 फरवरी के अंदर भी जो रिजल्ट आया है उसको रिवर्स कर लेंगे। इसका मैं एज अ सियासी उस्ताद आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको इसके बारे में जनाब तज़किया दे दूं कि अल्टीमेटली कोई मुल्की इदारा जो है इस मामले के अंदर एक हद से आगे इस हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा। ये हुकूमत जो 70% IPPs की मालिक है, मतलब दोनों ख़ानदान मिलके, जो कि इस मुल्क की रुसवाई, ज़िल्लत और गुर्बत के ज़िम्मेदार हैं, जिनके शब रोज़ की आज भी अगर आप कारनामे सुने, और जो गाड़ियों पे ये खर्चा कर रहे हैं, जो रेनोवेशंस पे कर रहे हैं, जो एजुकेशन को ख़त्म करने पे ये मेहनत कर रहे हैं, जो सरकारी इदारों को प्राइवेट पार्टियों को देने के लिए ये मेहनत, मतलब ये तो मरी से लेके पूरे पाकिस्तान की हर
चीज दरो दीवार बेचने के चक्कर में फिर रहे हैं। मैं इसमें आपको आज की ताज़ा खबर बता दूं, क्योंकि हम और आप IPPs के हवाले बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको फॉलो अप करते हैं और करते रहेंगे। मगर नवाज शरीफ साहब बड़े ही हफ्तों से, महीनों से बल्कि गायब थे, बिल्कुल पब्लिकली नहीं नज़र आ रहे थे। तो आज वो नज़र आए हैं और उन्होंने बिजली का इशू होने का जी इस मसले का बिल्कुल हल निकालना जाएगा, और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ PTI की वजह से हुआ, और वो अपना जो ये सारी जो इतनी बड़ी मोहम्मद अली रिपोर्ट, जिसको ये खुद अब ऑन बोर्ड ले आए मोहम्मद अली साहब, उनकी रिपोर्ट के अंदर जो है कि ये 1990s के इनके लगाए हुए और 2014-15 के अंदर जो लगाए गए, ये वो मुआहदे हैं जो हमारे गले पड़े गए हैं, उसको वो सबको काट गए हैं कि जनाब वो अपना किसी का वो नहीं लिया, और उनका जी बस ये हम इसका कुछ मसले का हल कर रहे हैं। मसले का हल भी सुन दें। दूसरी मज़े की खबर ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जो उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम जो है ना, पहले उन्होंने एक पता नहीं अनजाने में कोई उनको गलत ब्रीफ किया गया था या नासमझी में ये कह दिया वैस लगारी साहब ने, उन्होंने कहा जी हम दरामदी कोयले की बजाय लोकल कोयला करेंगे। तो हमने, हमारे प्रोड्यूसर साहब अकबर खान आपको पता है इसके पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा जनाब ये पॉसिबल नहीं है। चीनी भी कहते हैं ना पैसा है, ना तकनीकी तौर पे कर सकते हैं, ना लॉजिस्टिकली आप इतनी दूर से कोयला रेलवे लाइनें नहीं ला नहीं सकते। तो आज उन्होंने नई एक गोली कराई है, उन्होंने कहा जी हम असल में पुराना कोयला दरामदी और लोकल कोयले को मिक्स कर देंगे। अब एक नई पता नहीं कहाँ से ये फार्मूले लेके आ रहे हैं कि बुनियादी जो तफ्तीश है वो करवा नहीं रहे हैं, दाएं बाएं आएं बाएं शाएं। जब ये कोलों वाले पावर प्लांट्स बने थे उस वक्त बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाए थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि जी इतने सस्ती उसके अंदर ये कम की मियाँ साहब के ज़माने कम कीमत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और इतने क्या एक यूनिट मिलेगा। उस वक्त भी एक कहानी थी। मतलब ये पूरा कौम जो है ये इश्तिहारों पे चल रही है, पूरी हुकूमत जो है वो उनकी कारकर्दगी जो है वो इश्तिहारों की फिल्म की सूरत में पर्दा सीमी पे चल रही है। मतलब इसका तो आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो इसलिए इन्होंने देने के लिए इनके पास आवाम को दुख इसके अलावा कुछ नहीं है, और उन दुखों से तंग अवाम जो है वो आज भी इनके साथ नहीं है और कल भी नहीं होंगे और परसों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। लिहाजा ये जो मेरा जो सियासी तज्जिया है उसकी बुनियाद पहले इलेक्शन के दिन से आप गवाह है, मेरी यही बुनियाद है और मेरी आज भी यही बुनियाद है कि अब इनका जो तरीका वारदात है वो एक्सपोज हो चुका है। और इनका माजी ये था कि माजी में ये मुल्की इदारों को अपने साथ घेर लेते थे, अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते थे। अब वो भी दिन ब दिन इनसे अपने आप को डिस्टेंस करते जाएंगे। ये जो आपने अभी कहा कि वो जो इदारे हैं इनसे दिन ब दिन डिस्टेंस करते जाएंगे, इसके कोई क्या शवाहिद हैं? और मैं आता हूँ इस वजह से कि आपकी जो नई काविश है अपोजिशन अलायंस जो आप किया, पहले भी ये अलायंस थी मगर इसके अंदर अब जमात इस्लामी गो के जुज़वी तौर पे लिमिटेड वे में शामिल हुई है। तो ये क्या आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इनसे वो इदारे डिस्टेंस कर रहे हैं, जबकि उनका क्लेम है कि हम तो एक पेज पे भी नहीं, पेज पे जपियाँ पपियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखें इनका पेज जो है ना उससे बड़ा तो नहीं हो सकता जितना खान साहब का था बाजवा साहब के साथ, उतना पेज तो इनका भी नहीं है। वो तो सुबह शाम मिला करते थे, ठीक है ना जी। फिर भी ये पेज वाली कहानियां जो है ना ये तो अब हो गई हैं ख़त्म, ठीक है ना जी। अब तो किसी हद तक प्रोफेशनल और एक हुकूमती रवैया, ये पेज का मामला वैसे भी ख़त्म होना चाहिए। पेज कुछ नहीं होता, हुकूमत होती है, हुकूमती इदारे हुकूमत के साथ होते हैं। ये हुकूमती पेज की सियासत ये जो सफ़े की सियासत है इसको अब ख़त्म होना चाहिए और ये तमाम इदारों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और है भी, मेरा ख्याल है कि ये पेज का मामला नहीं है, ये ड्यूटी का मामला है। हर एक ने अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। जिसकी ड्यूटी, जिसका काम सियासत है वो सियासत करे, जिसका काम खिदमत है, मुल्क की दफा है, मुल्क के लिए कुर्बानी है, वो अपना काम करें। लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के, किसी तरीके से भी खींच के अपने मफाद के लिए किसी को इस्तेमाल कर ले। अख्तियार इनका है,
इख्तियार इनको, जी ये वजीर ये तो जी हमने किसी के कहने पे लगा दिया, तुम वजीर आजम क्यों बने हुए हो, फिर छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास अख्तियार नहीं है तो क्यों ऐसा अख्तियार लेते हो जिसको तुम अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते और रोते भी हो, एक हाथ से खाते हो दूसरे हाथ से रोते। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रो भी रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, ये उसी किस्म के मजलूम है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है, और जब हम इकट्ठे बैठे हैं 2-3 दिन पहले, मुझे बहुत, और ये जो इकट्ठ था ये मेरी काविश नहीं थी, ये उन तमाम जो कायदीन जो वहाँ मौजूद थे उन्हीं की आशीर्वाद से और उन्हीं के बिहेस्ट के ऊपर मैंने ये जिम्मेदारी की कि मैंने सबके लिए एक दावत का उन सबके कहने पे हम इकट्ठे हुए। और उसके अंदर एक चीज़ जब वो हम रख भी रहे थे उस वक़्त भी यही हुआ था कि जी इसके बारे में ये तय था कि जी हमें पहली किस्त के अंदर जितनी पार्टियां जो हुकूमत के अंदर नहीं है, अपोजिशन में है, उनको आपस में इकट्ठा होना चाहिए। ये तजवीज़ ये बताइएगा दुरानी साहब के एक बुनियादी यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मूड क्या है इस आपकी अपोजिशन अलायंस का कि आपने एहतजाज के ज़रिए, मुज़ाहमत के ज़रिए ये अपनी जो है चीज़ें मनवानी हैं, या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के ज़रिए, क्योंकि माजी में काफ़ी सारे आपके अरकान ये कहते रहे हैं कि हाँ हुकूमत से बातचीत का फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि ये बेइख्तियार है, तो इख्तियार वाले लोगों से बात की जाएगी। तरीक़ेकार क्या होगा इसका? देखिए जरा, पहला बात जो है इसमें वो तो ये है कि ये जो सारी इसकी काविश है, इस काविश के पीछे जो सबसे मोटिवेटिंग फोर्स थी वो तो पब्लिक प्रेशर है। और सब पार्टीज का ये ख्याल है कि मौजूदा देखिए सियासत में तो बहरहाल हर पार्टी के लिए, हर पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को देखना होता है, उसका राइट होता है। हम यहाँ मौजूद तमाम अपोजिशन की पार्टीज को इस चीज़ का इदराक ही नहीं है, उन्हें इस चीज़ का यकीन है कि ये हुकूमत ये उन्हें कुछ नहीं सियासी तौर पर डिलीवर कर सकती, क्योंकि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये पहला नुक्ता जो कि सियासी, आपने चूंकि कहा था, मैं गालिबन अपनी बात एक्सप्रेस कर पाया हूँ कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को इस चीज़ का एहसास है कि हुकूमत की तरफ जाने का मतलब है अवाम से मज़ीद अपना पत्ता काटना और अवाम से मज़ीद फासला होना। दूसरा, सबको इस चीज़ का एहसास है कि मुस्तकबिल के अंदर हम जितना अवाम का रोल हुकूमत साजी के अंदर बढ़ा लेंगे उतना ही मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, यानी जितनी ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन प्रोसेस में आ जाएगी उतना ही फ़ायदा होगा। और उससे उस ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस हुकूमत का पत्ता कटता है। और इसके अंदर अदलिया का जो रोल है, बाकी भी तमाम रोल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लेवल और इंटरनेशनल प्रेशर्स के अंदर वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिसमें पब्लिक के वोट को इम्पोर्टेंस मिले और सिग्निफिकेंस मिले। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर एक हम आहंगी पाई जाती है वो ये है कि ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, जो ज़मीन से उठने वाली डेवलपमेंट है। इसके पीछे कोई इशारा, कोई बना हुआ वर्किंग पेपर या कोई डिज़ाइन नहीं है जिसको फटाफट ला के जो है वो पुराने नक्शे निकाल के उस पर किसी बिल्डिंग को। साहब ये 2-2.5 साल से सिलसिला जारी है, ये बिल्कुल एक मनमानी हो रही है, 90 दिन के इलेक्शन नहीं करवाए गए, पीडीएम की गवर्नमेंट 1 आई, इसको 2 कहा जा रहा है, वो खिंची जा रही है। तो इस दफ़ा आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है कि इस दफ़ा बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ कर लेंगे आप? इसके पीछे 8 फरवरी है। अगर अवाम जो हैं वो पुलिस से लेकर, इंतज़ामिया से लेकर, इलेक्टेबल से लेकर हर एक के प्रेशर को उठा के उसके मुंह पे मार सकते हैं, अगर अवाम जो है वो गुमे हुए उम्मीदवारों को ढूंढ के उनको निकाल के वोट दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वो वोटर नहीं रहा जिसको माजी में आप मार के, डरा के, धमका के अपने साथ चला लेते थे। अब जो है वो अपना स्टांस और अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। मैं वो बेशुमार वाक़या सुना सकता हूँ, इस वक्त टाइम नहीं है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, जिसके अंदर अवाम ने हर किस्म के दबाव को सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया बल्कि डिसीव किया है। और वो लोग जो
जो कि दहशत बन के उन पे आए थे, उनको उन्होंने मजाक बना के उड़ा दिया और उनकी गाड़ियों में बैठ के उनके खिलाफ जाके वोट दिए। वो कहते आगे भी एंजी करांगे, कि वो नहीं मानते थे बहुत सी ऑपरेशंस को। तो लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया और इन तमाम पार्टी ये वो अभी लाया अमल क्या है कि इसकी आपकी जो कि 1 2 3 4 हम यहाँ से आगे ये करेंगे, वो कब तक सामने आएगा? देखें, इसका लाए अमल जो है, सबसे पहला लाए अमल तो ये था कि हमने ये तय किया था कि हम इकट्ठे बैठेंगे और अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करेंगे। और इसमें आपने देखा होगा, हमने मीडिया को भी नहीं इनवाइट किया था। ये एक बिल्कुल क्लोज मीटिंग थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि किसी को पता भी नहीं था कि हो रही है कि नहीं हो रही। और हमारे जितने भी कायदीन शरीक हो रहे थे उन्होंने भी किसी से बात नहीं की कि ये है नहीं है क्या, और वो हो गई और बाकायदा थी, तयशुदा थी, सबके ताउन से थी। मतलब फजलुर रहमान साहब से लेके इमरान खान से होते हुए तमाम जितने लीडर थे, अब रई साहब और इतना अपने महमूद खान साहब, पीर साहब, सबके नोटिस में थी कि ये मीटिंग हो रही है और ये सब इकट्ठे हुए। और इस इकट्ठे होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेप था जिसके अंदर एक आपस की एक ताल्लुक साजी का अमल शुरू हुआ। आइंदा जो है, पहले सबसे बड़ा तो ये था कि जो अभी तक एक चीज जो इसके आड़े आती थी वो पीटीआई और जेयूआई की टेंशन, बड़ी लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती थी, बात चलती थी, पीछे हो जाती थी, कोई बयानात आ जाते थे। आपके ख्याल में उनके जो आपसी के जो आपस के जो रकाबत या तल्लुकात की खराबी वो क्लियर हो गई है, मामला दुरुस्त हो गए हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक गुफ्तगू के काबिल माहौल बन गया है, बातचीत का माहौल बन गया है, गपशप का माहौल बन गया है सब पार्टियों के दरमियान। मैं आगे बढ़ के बात करता हूँ कि जितनी पार्टियां वहां मौजूद थी वो आपस, आप समझे ना, जाते हुए हमें कोई खबर दे जाएं कि इसका हम क्या कोई इसमें खबरियत क्या है हमारे लिए, व्हाट इज टू डू। हाँ, अब आपके लिए खबर असल में आप हमारे से वही चीज पूछते हैं जो हमारा प्रोफेशन नहीं है। हमारा प्रोफेशन तो सियासत को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपको ये खबर दे सकता हूं कि ये अमल जो है, हाँ, ये ऑर्गेनिकली ये बूटा लग गया है, अब ये बूटा बड़ा ही होता जाएगा। इसको नजर रखें, इसके नजर रखें, आप ये कह रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। ये बूटा बड़ा होता जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों की, सोशल मीडिया की और तमाम फ्रीलांसर्स के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश तो बहुत ज्यादा है, मगर इनफैक्ट हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ब्रेक से वापस आके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद मी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अब हम खास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि कई महीनों से बंदिश का शिकार है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये बार बार कहा जा रहा था कि जो एक फायर वॉल है जिसको नस्ब किया जाएगा और ताकि चीजों को जो है वो डॉक्यूमेंटेड किया जा सके, एक धारे के अंदर लाया जा सके। इस वक्त इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट फरीहा अजीज साहिबा मौजूद है। फरीहा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, इनसे समझने की। जी बिल्कुल, हम फ्रिया से पूछते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसका इब्तिदाइया दे दूं कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा गरीब और पसमानदा मुल्क होने के बावजूद डिजिटली हमारी बहुत प्रेजेंस ज़्यादा है। और बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन 24 करोड़ में से 19 करोड़ इंटरनेट मोबाइल सार्फिन हैं और ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 12 करोड़ से ज़्यादा बताए जा रहे हैं पीटी के मुताबिक। तो एक लोगों का एक इंटरनेट के ज़रिए एक लाइफलाइन अब बन चुकी है, ना सिर्फ के कारोबार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए। अब एक साल से इसके ऊपर कदमे हैं, ये सोशल मीडिया स्लो डाउन हो गया है, इंटरनेट स्लो डाउन है, कोई भी चीज़, ज़िंदगी, कारोबार, हर चीज़ मुतासिर हो रही है और ये हफ्तों महीनों से नहीं तकरीबन साल के करीब हो चुका है। गवर्नमेंट का एक अजीब मज़का खेज़ एक तरीक़ाकार इस पे है कि एक कई दफ़ा तो वो डिनाइल में रहते हैं, कई दफ़ा कह रहे हैं कर रहे हैं, कई दफ़ा कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ वो 5G ला रहे हैं और एक तरफ वो तशहीर की जाती है
कि जनाब डिजिटल पार्क्स बनाए जा रहे हैं और उसकी क्रेडिट भी मांगते हैं, और दूसरी तरफ एक बुनियादी चीज़ जो है कि इंटरनेट के कनेक्शन स्लो डाउन हो गए हैं, तमाम ही सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वो स्लो डाउन हो गई हैं, उसके कारोबारी मुज़मरात हैं। और मुज़मरात थोड़े नहीं हैं कि ये बताया जा रहा है कि चंद हफ्तों में इंटरनेट की स्पीड, ये गवर्नमेंट, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन वो कह रही है 30 से 40% पिछले चंद हफ्तों में मज़ीद गिर चुकी हुई है, और इससे $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और 27 लाख अफराद का रोज़गार ख़त्म होने का अंदेशा है। और ये सेनेटर अफनान जो कि गवर्नमेंट के हैं वो आज फरमा रहे थे कि फ्री लांसर्स को कारोबार में $500 मिलियन का नुकसान हो गया है। अच्छा, फ्री लांसर्स वो हैं जो बेचारे बेरोजगार बच्चे बैठे घर में इसके ज़रिए कुछ ना कुछ दुनिया में कमा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है कि ये ग्लोबल दुनिया भर में 19 मिलियन 1 करोड़ 90 लाख इसके टोटल फ्री लांसर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है कि 23 लाख पाकिस्तान में फ्री लांसर है, गरीब बच्चा जो घर में इंटरनेट के जरिए अपना रोजगार कमा रहा है, और ये कोई 5.5 लाख के करीब जो है ये इसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो है मौजूद हैं। और ये अब ये बताया जा रहा है ये रिपोर्ट के अंदर कि सिर्फ इस 21-22 में एक साल की जो रिपोर्ट है $397 मिलियन इन्होंने सिर्फ फ्री लांसर्स ने कमाया है, और ये 1.6 बिलियन तक जा सकता है। ओवरऑल $2.5 बिलियन जो है हम आईटी से कमा रहे हैं। तो ये मैं फ्रिया से पूछना चाहूँगा, फ्रिया ये हमें समझाएं कि ये फायर वॉल ये क्या बला चीज़ है, और ये हमारी सोसाइटी को, मुआशरे को, कारोबार को कैसे मुतासिर कर रही है? अमूमन एक फायरवॉल आपके जैसे लैपटॉप में भी होती है कि हार्मफुल या नुकसानदेह जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए। हमें ये बताया जा रहा है, मिनिस्टर की तरफ से आज भी ये बयान आया कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमें पता है कि ये पॉलिटिकल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए कोई चीज़ लाई जा रही है। हमारे तमाम जो एक तो इंटरनेट स्पीड इफेक्ट हो रही है, दूसरा व्हाट्सएप के जो फंक्शंस हैं वो मुतासर हो रहे हैं। मीडिया आप डेटा के जरिए नहीं भेज सकते, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन भी लगाते हैं, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो है तो जाहिर है कि बिजनेसेस भी मुतासर हो रहे हैं, आम कम्युनिकेशन भी इससे मुतासर हुई है। और फायरवॉल के जो सिर्फ हवाला दिया जा सकता है या जो जिससे मिलाया जाता है कि जो चीन की फायरवॉल है इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए, एक पॉलिटिकल सेंसरशिप के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे लगता ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक टूल्स हैं, और जो जो चीज़ कही गई है कि फायरवॉल करेगी, वीपीएन को ब्लॉक करना, आईपी को ट्रेस करना, किसी चीज़ को रोकना, बहुत सारी चीजें इससे मिलाई गई हैं। हम हतमी तौर पे कह नहीं सकते क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि ये कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है। आज भी जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन इन कैमरा, पता नहीं ये कौन सी खुफिया चीज है कि इन कैमरा ब्रीफिंग होनी है जब सबके सामने नताइज इसके मौजूद हैं कि किस तरीके से ये इंटरनेट बिजनेस डिजिटल इकोनॉमी को मुतासर कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत और पीटीए को और टेलकोज और आईएसपीज को ये बताना चाहिए कि हो क्या रहा है, कि क्या जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या डिप्लॉयमेंट हुई है या हो रही है या क्या चीज टेस्ट की जा रही है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, हम पता ही नहीं कर सकेंगे कि नहीं मालूम होगा कि कितना नुकसानदेह है। लेकिन इतना तो जाहिर है कि ये हमारे इंटरनेट के जो यूज है वो ऑलरेडी स्लो डाउन कर दिया है, कुछ फीचर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, मजीद और कितना ये करेगी ये हमें नहीं पता है। ये तो हमें फैक्ट से पता चल रहा है कि बिल्कुल हर चीज़ ही स्लो डाउन होगी, हर आदमी शिकायत कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ख्वाजा आसिफ भी और उनकी नीस जो हैं शिजा फातिमा वो भी फरमा रही थी कि देखें ना दुनिया भर में फायरवॉल्स होती हैं, यूरोप अमेरिका होती है, चाइना में होती है, यूएई में होती है, तो ये सिक्योरिटी बड़ा लाजिम है। मगर उन मुल्कों में जिनकी वो मिसाल दे रहे हैं वहाँ पे उनकी इकॉनमी को उस तरीके से इफेक्ट नहीं करती, जबकि यहाँ ये इकॉनमी को डबो रही है बहुत बुरे तरीके से, और बेरोजगारी पहले ही बड़ी ज़्यादा है तो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। हमें जो हवाले भी ये लोग दे रहे हैं ना कि इधर भी होता है वहां भी होता है, यूएस यूके, इस तरह की कोई गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रलाइज फायरवॉल नहीं लगी हुई है जो कंटेंट को रोक रही है। मुख्तलिफ ममालिक में सर्वेलेंस की अलग रेजीम होती है। जो कंटेंट के हवाले से अमूमन जो टेक डाउन होते हैं वो एक नोटिस एंड टेक डाउन सिस्टम के जरिए डायरेक्टिव्स कंपनीज को ये भेजे जाते हैं।
डायरेक्ट इस तरीके से नहीं किया जाता और बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होते, और वो एक अनाउंस फॉर्म में इन द लेटर ऑफ द लॉ या रेगुलेशन में वो चीजें वाजे तौर पे मौजूद है। ये सीक्रेसी में कोई चीज नहीं की जाती है। चीन में भी सबको पता है कि एक फायरवॉल लगी हुई है, या अगर दुबई में रिस्ट्रिक्टेड है वॉइस ओवर आईपी तो वो सबको पता है कि एक चीज फीचर नहीं। यहाँ पे ये मानते नहीं है, डिनाई करते हैं, चीन का आपकी बात करता हूं, बाद में जाके चीन पता का चलता है कि एक कुछ डिफरेंट निजाम है। इसके साथ भी यही हुआ था, पहले इन्होंने मानी नहीं बात, कहते रहे कि टेक्निकल ग्लिच है, हमने कुछ नहीं किया, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन सामने आया, फिर तस्लीम किया कि ऑफिशियल बैन है। तो मुमकिन है कि फायरवॉल का भी यही होगा, पहले ये डिनाई करते रहे, उसके बाद टेक्निकल ग्लिच कहते रहे, अब कुछ हद तक ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोई चीज हो रही है लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हमें पता है कि सिक्योरिटी के लिए ये वो वाली फायरवॉल तो है नहीं। चीन का ये कहते हैं, मगर चीन के अंदर क्योंकि सबको पता है निज़ाम मुख्तलिफ है, वो मगर ऑल्टरनेट ऐप्स दी हुई हैं, वो वेस्टर्न ऐप्स को फायरवॉल ब्लॉक करते हैं, मगर उनकी अपनी जो वॉल्स हैं, अपनी जो ऐप्स बनी हुई है वो एक ऑल्टरनेट करती है यहाँ। और यहाँ पे ये एक जो सवाल आता है, जिस तरह आपने कहा कि इसको हसास बना दिया गया है, कौमी सलामती से जोड़ दिया गया है, इन कैमरा किया है, या तो वो मुश्तबा अफराद या एक लिस्ट होती है सस्पेक्ट्स की, यहाँ पूरे मुल्क को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए, और ममालिक में भी अगर कोई मखसूस कैटेगरीज होती हैं जिसके तहत कंटेंट ब्लॉकिंग भी होती है, तो उसका भी एक तरीक़ेकार होता है, ड्यू प्रोसेस होता है, उसके रेलेवेंट एजेंसीज होती हैं, कोर्ट ओवरसाइट होती है, तो जुडिशियल ओवरसाइट, यूएस में कांग्रेशनल ओवरसाइट, सर्वेलेंस की भी हुई है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव ओवररीच है। और आपने जो बात की कि चीन के जो निज़ाम ही अलग है, हमें क्यों वो मिसालें दी जा रही हैं, और दूसरा जो कहा जा रहा है कि बाकी डेमोक्रेसीज में, तो बाकी डेमोक्रेसीज में ये फैक्ट चेक हो चुके हैं इनके क्लेम्स के बिल्कुल इस तरीके से नहीं किया जाता। आपके ना बिजनेसेस इस तरह से मुतासर होते हैं, आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी है वो भी आपने एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे तो हमें बताया ही नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है। अगर कौमी सलामती का भी है तो एक्स भी कौमी सलामती का मसला है, लेकिन VPN लगा के हुकूमती एहलकार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात समझ नहीं आती, उनकी जो तजाद है कॉलफेल में, ये बात भी समझ नहीं आती है कि ये डिनायल्स होते हैं, उसके बाद यही जो कहते हैं कि हम फेक न्यूज को काउंटर करना चाहते हैं, यही हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे, झूठी खबरें दे रहे हैं कि यहाँ भी होता है वहां भी होता है, कोई हवाला नहीं दे रहे, कोई ये प्रोसेस नहीं बताते कि बाहर क्या फॉलो होता है जो यहाँ हो ही नहीं रहा सिरे से। भाई ये वही है कि जो है पंखे बांटी जाए और बिजली घर पे हो ना हो, पर बुनियादी जो मैंने अखज़ किया, आप ये कह रही हैं कि इनकी टेक्निकल नालायकी है, सोच की नालायकी है कि ये मुल्क दुश्मन लोग जो हैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, इन्होंने कहा पूरा मुल्क ही बंद कर दो। वक्त भी खत्म हो गया आमिर साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फरीहा अजीज साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, आपका भी शुक्रिया। देखने वाले का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।